कानून समाज को बदल नहीं सकता है, लेकिन फिर भी कानून की जरूरत है कि समाज को बदलाव की तरह धक्का दिया जाए। ये कोई समाजशास्त्री ये नहीं कहेगा कि कानून समाज को बदल देता है, लेकिन जब तक कानून ना हो तब तो वो बदलाव की तरफ जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं सोचता ये सब मुद्दे महत्वपूर्ण है, और मैं समझता इसमें कोई ये दो राय नहीं है कि ऑफिस में लोग थोड़ा घबराएंगे, लेकिन मैं सोचता बड़ा अच्छी बात है कि लोग थोड़ा घबराएं। ओके, हमारे साथ नंदिनी आजाद बैठी हुई हैं जो कि महिला और विकास से जुड़े हुए मुद्दों की जानकार हैं। नंदिनी जी, जिस तरह से अभी संजय जी कह रहे हैं कि अगर थोड़ी बहुत घबराहट मर्दों में इस कानून, जो प्रस्तावित कानून है, उसको लेकर होती भी है तो होने दीजिए। आप क्या मानती हैं, क्या वजह है, खासतौर से जैसे कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई से बहुत सारी चीजों का ताल्लुक नहीं है, पर मन की कौन सी ऐसी ग्रंथि है, कौन सी ऐसी चीज है जिससे उसका ताल्लुक है, जो कि महिलाओं को एक उपभोग की चीज समझती है, जो कि महिलाओं को डोमिनेट करने की कोशिश करती है? क्या पाती हैं आप? ये तो पुरुष प्रधान समाज है, एंड इट्स अ ट्रेडिशनल सोसाइटी व्हिच इज गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन, जैसे इन्होंने कहा। मेरे लिए ये कानून तो बहुत ऐतिहासिक है। जैसे घरेलू हिंसा कानून था जो यूपीए सरकार लाए, यूपीए 1 ने, ये भी बहुत हिस्टोरिक, ऐतिहासिक कानून है। और मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि इस देश ने इसको सीरियसली नहीं लिया, ताकि अगर 92 से आप ले बनवारी देवी केस, जहां पे एक सातिन को रेप किया, गैंग रेप किया विलेज में, तो पूरे कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओस ने दे फोर्स्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑन द विसाखा केस। और उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने खाली इंटरप्रिटेटिव नहीं, दे टुक द लॉ मेकिंग फंक्शंस इन अ वेरी कॉशियस वे। हमारे यहाँ कानून नहीं था सेक्सुअल हैरेसमेंट का, सीडा था, कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जो यूनाइटेड नेशंस का है, और इंडिया रैटिफाइड दैट। जब उन्होंने रैटिफाई किया, जब हमारे पास वो कानून नहीं था, उसको जो वो वैक्यूम में उसको कानून बनाया, ताकि बिकॉज देयर इज नथिंग, नो एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और उसके बावजूद जो है थोड़ा सा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में और जागरूकता स्टूडेंट्स में, particularly students में यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जब आए, तो यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ फर्मेंट एंड अवेयरनेस। नाउ दैट लेड टू द अदर केस 2004 में जो आया मेधा का, बड़ौदा में, जब वो आया, सर्विस रूल्स को अमेंड किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड मॉनिटरिंग। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशंस भेजें कि भाई हाउ हैव यू प्रोसीडेड, आपने कमिटी सेटअप किया, प्राइवेट। सो आई फील देन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आए, ये एनसीडब्ल्यू के साथ बैठ के उन्होंने ड्राफ्ट किया ये जो बिल, जो 2004 में ये ड्राफ्ट किया गया। इट therefore देखिए, the government is a reflection of the society, we are, law and order is a reflection of society. I cannot expect कि हर पुलिसमैन जाके जो बस में या मेट्रो में एक औरत पे छेड़छाड़ हो रहा है वो रोक सकता है। मैं ये कह सकती हूं कि जो मानसिकता है, सोशलाइजेशन है बॉयज एंड गर्ल्स का, वो बदलिए। कि लड़कों को आप गन से खिलाते हैं और लड़कियों को आप बोलते हैं कि भाई आप, इन्होंने कहा कि प्राइवेट स्पेस में रहो। जब इस तरह का मानसिकता से यू हैव टू मूव अवे, एंड हम लोग बोलते जा रहे हैं, लेकिन आप रूरल एरियाज में जाइए, रूरल एरियाज में बहुत कम बदला। सेंट्रल इंडिया के आप झारखंड जाइए जहां हम काम करते हैं, या बिहार या मध्य प्रदेश या ऐसे रूरल एरियाज में। तो फिर नंदिनी जी, फिर कैसे बात बनेगी? मतलब जब आप वो मानसिकता छोड़ेंगे नहीं तो फिर कानून का भी क्या इस्तेमाल करें? जैसे मैं चलाती हूँ एक न्यू प्रोग्राम, यंग मैन माने युवकों अगेंस्ट जेंडर वायलेंस, तो उनको जो है ट्रेन करते हैं कि भाई रीसोशलाइज, मैं कहती हूं कि भाई इन दी लोकल एरियाज छोटे छोटे संगठन बना के, संगठन इज द मेन थिंग। मैं बराबर कहती हूं हर शो में कि अगर हम लोग RWA है, अगर RWA एक कमिटी रखे, स्कूल्स में है, यूनिवर्सिटीज में है, अपने आप रखिए। व्हाई आर यू वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट? वी आर सिटीजन्स, पहले हम लोग रखे। अब बाल बच्चे हैं, युवक है, हम लोगों ने क्या किया, हर गांव में एक मॉनिटरिंग कमिटी रखा कि जेंडर वायलेंस, अगर रेप हुआ, टीजिंग हुआ, और जो बच्चे टीज करते थे लड़के, वो जो है आज छेड़छाड़ को जो है रिपोर्ट करते हैं और घर में करते। सो देयरफॉर द कम्युनिटी सिविल सोसाइटी एक्शन, यही बदलेगा इस देश को। और मानसिकता को जो है हम इंडिविजुअली, हम अपने बेटे को, इफ आई टीच हिम टू बी जेंडर सेंसिटिव, तब होगा। या मेरी लड़की को जागरूक कि शादी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है, बाहर जाओ, बी जेंडर न्यूट्रल, तब हमें बिल्कुल उम्मीद है कि नंदिनी जी जैसा सब लोग
जरूर सोचेंगे, तभी ये सिविल सोसाइटी हमारी आगे बढ़ेगी, कुछ होगा। हमारे साथ डॉक्टर दीपक रहेजा बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब मनोविश्लेषक हैं। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? क्या इसको सीधे सीधे मन से जोड़ा जाए, व्यवहार से जोड़ा जाए, अपनी तबीयत से जोड़ा जाए? किस चीज से हम इसे जोड़ें कि ये सब चीजें हमारे सामने आती हैं? देखिए, पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि एक गूढ़ समस्या है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स इशू। यू नो, वी हैव स्पोकन अबाउट मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। हमने बात की कि गंभीरता से नहीं लिया गया। हमने बात की कि एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। एक बच्चा जब जेंडर सेंसिटिविटी की भी हमने बात की, तो जब जेंडर स्टीरियोटाइप जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है और वो बंदूक से खेलता है और वो निशाना लगाता है, तो सडनली एक हम टर्म का इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं ट्रिगर हैप्पी। यू नो, ही फील्स वेरी हैप्पी एंड इलेटेड। उसी तरह जब पुरुष एक महिला को शोषण का शिकार बनाता है और जब वो एक लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं ले जाया जाता है, कहीं उसको बढ़ावा दिया जाता है, बात दबी रह जाती है, तो कहीं वो दिमाग में ट्रिगर हैप्पी होने लगता है, कहीं वो बिहेवियर रीइंफोर्स होने लगता है। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है? मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये एक गूढ़ मानसिकता की समस्या है। पुरुष ने ये क्यों माना कि स्त्री का शोषण किया जा सकता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जो शोषण करना चाहता है? वो व्यक्ति जो हीन भावना का शिकार है, या वो व्यक्ति जिसने बहुत कम समय में कामयाबी हासिल की और फिर वो ये सोचने लगता है कि अब मैं किसी भी चीज पे हाथ डाल सकता हूं, कोई भी तरह का बिहेवियर कर सकता हूं, एंड आई कैन गेट अवे विद इट। और जब इन चीजों को एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक समाज में दबाया जाता है, उसको अब 1997 में हमने विशाखा केस की बात की, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी, जिनको विशाखा गाइडलाइंस के नाम से हम जानते हैं, जिसमें वर्क प्लेस में कैसे हमने रिपोर्ट करना है, किस तरह की कमेटी होनी चाहिए, कमेटी को एक महिला हेड करेगी, किस तरह की सेंसिटिविटी होनी चाहिए, कहां पे उसको लगाना है, इस सब तरह के डायरेक्टिव्स हैं। कितनी ऑर्गेनाइजेशन में या ऑफिसेज में हम गए हैं जहां पे हमने इस तरह की कमेटी पाई है, या सही जगह पे इस तरह की एक हमने नोटिस पाया है। तो कहीं हमें समझना होगा कि अब देखिए, एक और पहलू इसका मैं बताता हूं कि एक मेल अंडरवियर की एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें एक महिला का कोई रोल नहीं है, लेकिन एक महिला अग्री करती है टू clad herself in skimpy clothes and to be a part of it। तो कहीं एक समाज का ढांचा उस तरह बन रहा है। मैं नहीं कहता कि भाई, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की परिभाषा ये है, एक ऐसा सेक्सुअल जेस्चर, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो फिजिकल हो, जो कि अनवेलकम है। अब अनवेलकम कौन तय करेगा? मैं तय करूंगा। हो सकता है मुझे आपसे बात करना अच्छा लगे और आपसे बात करना ना अच्छा लगे। तो जब एक महिला कह रही है कि वो अनवेलकम है, फिर हम कहां वो वर्च्यूज की बात करने लगते हैं? क्यों उसको दबाने लगते हैं? क्यों कहीं हम ऐसी सेंसिटिविटी में उसको ले आते हैं कि कहीं अब बदनामी होने लगेगी परिवार की या एक ऑफिस की या ऑर्गेनाइजेशन की? तो कहीं आई थिंक अगर इस इशू को सेंसिटिविटी के साथ डील किया जाए, इसको समझा जाए। पिछले हफ्ते मैं दुबई में था, एक महिला से मैं मिला जो जिसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि मैं गोवा की रहने वाली हूं, और ये कहा कि बेटा, मैं अपने बच्चों को ये कहती हूं, शी वाज अबाउट 65 इयर्स ओल्ड, एंड शी सेड कि मैं अपने बच्चों को ये कहती हूं कि मुझे हिंदुस्तान से बेहद प्यार है, लेकिन हिंदुस्तान में मुझे वापस ले जाना मेरी अर्थी को, मेरे मरने के बाद। पूछा गया क्यों? तो कहती हैं कि यहां पे 2 बजे अगर मैं बाहर निकलूं तो सुकून से निकल सकती हूं, मुझे इस बात का डर नहीं है कि मेरी तरफ कोई देखेगा या मेरी कोई खिल्ली उड़ाएगा या मुझे किसी तरह का शोषण सहना पड़ेगा। तो क्या है? प्राइमरी इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ इज स्ट्रांग। कहीं आपको वहां पुलिसमैन नहीं मिलेगा, कोई जिप्सी नहीं मिलेगी, कहीं आपको मेटल डिटेक्टर से नहीं, क्योंकि पता है कि अगर पकड़े गए तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली अनकंडीशनल, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन है, वो मंत्री का भतीजा है या वो किसका साला है या किसका दोस्त है। जी हाँ, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस लेवल होना चाहिए, तभी इस समस्या से हम निपट सकते हैं। लेकिन आखिर जो हमारा समाज है, उसकी जो चेतना या मनस्थिति है, उसको हम किस तरह से बदल सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप देखते रहिए चर्चा में। मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। जैसे हर इंसान की अपनी पहचान होती है, तो सबसे पहला निशाना वही बनेगी। पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में यहाँ पे काफी यंगस्टर्स भी